दोस्तों सामान्य हिंदी से संबंधित अध्याय 1 जो कि भाषा, हिंदी भाषा एवं हिंदी की बोलियों से संबंधित है, उसे हम एक ही क्लास में संपूर्ण अध्ययन करके कंप्लीट करेंगे। और फ्रेंड्स यह ऐसा टॉपिक है जिससे आपका कोई भी एग्जाम हो, टीजीटी, पीजीटी, यूपी पुलिस कांस्टेबल, यूपी पुलिस एसआई, यूपी ट्रिपल एससी पैट या हिंदी का कोई भी एग्जाम जिसमें हिंदी पूछी जाती है, उसमें सभी में आपको इस टॉपिक से प्रश्न देखने को मिलेंगे। और आप इस वीडियो को पूरा एंड तक देख लेना। और इसके बाद में आपको इस चैप्टर से पहले परीक्षाओं में पूछे गए प्रश्नों और किन किन परीक्षाओं में प्रश्न पूछे गए हैं उसकी एक प्रैक्टिस सेट वीडियो लाऊंगा, ताकि आप यह जान सको कि जो मैं आपको पढ़ा रहा हूं उससे कितने कैसे प्रश्न बनते हैं और कैसे पहले प्रश्न बने गए हैं। क्योंकि मैं सभी प्रश्नों को उसी प्रकार से रखूंगा जिस प्रकार से एग्जाम में पूछे गए हैं, और किन किन एग्जाम में पूछे गए हैं ये भी मैं आपको प्रश्नों के साथ रखूंगा। और दोस्तों जो मैं चैप्टर आपको पढ़ा रहा हूं उसे फुल गारंटी के साथ कह सकता हूं कि इससे बाहर आपको एक भी प्रश्न देखने को नहीं मिलेंगे। सभी प्रश्न इससे ही आपको मिल जाएंगे, क्योंकि दोस्तों मैं जिस टॉपिक को भी पढ़ाता हूं उसे संपूर्ण अध्ययन करके पढ़ाता हूं, ताकि आपका एक भी क्वेश्चन एग्जाम में गलत न हो सके। और दोस्तों इस चैप्टर में हम भाषा की परिभाषा, भाषा के रूप, हिंदी भाषा का विकास, भाषा विकास के विविध रूप, राज्य भाषा या राष्ट्रभाषा, भाषा के अंग, भारतीय आर्य भाषा, अपभ्रंश अवहट, हिंदी भाषा का मानकीकरण, हिंदी की बोलियां एवं उनके क्षेत्र, भारतीय हिंदी परिषद, केंद्रीय हिंदी निदेशालय लिपि लेखन, देवनागरी लिपि, उत्तर प्रदेश की प्रमुख बोलियां, हिंदी का नामकरण, 8वीं अनुसूची में कुल भाषा, राजभाषा आयोग, हिंदी की बोलियों के नामकरणकर्ता, राजभाषा की संवैधानिक स्थिति, संपर्क भाषा, मातृभाषा, राज्य भाषा, हिंदी शब्द की व्युत्पत्ति, हिंदी के प्रमुख सम्मेलन, हिंदी भाषा की उपभाषाएं, हिंदी भाषी क्षेत्र या सीमा और अन्य महत्वपूर्ण तथ्यों को एक ही क्लास में पढ़कर कंप्लीट करेंगे, ताकि आपका समय भी बच सके और दोस्तों आप एक ही क्लास में अधिक से अधिक जानकारी प्राप्त कर सको। तो चलिए शुरू करते हैं। तो फ्रेंड्स सबसे पहले हम जानते हैं कि भाषा किस धातु से बनी है। तो भाषा जो बनी है वो संस्कृत के भाष धातु से बनी है, जिसका अर्थ है वाणी की अभिव्यक्ति, अर्थात बोलना या कहना। यानी आपको यह याद रखना है कि भाषा शब्द जो है वो संस्कृत के भाष धातु से बना है, और इस भाष धातु का अर्थ है वाणी की अभिव्यक्ति, अर्थात बोलना या कहना। यह भाषा के अंतर्गत आता है। अब हम भाषा की परिभाषा जानते हैं। तो व्यक्तावाची वर्षा वर्णा यैसा ते इमे व्यक्त है वाच्य, अर्थात जो वाणी वर्णों में व्यक्त हो उसे भाषा कहते हैं। यह कथन जो है वो पतंजलि का है। नेक्स्ट पॉइंट है भाषा वह साधन है जिसके द्वारा मनुष्य अपने विचार दूसरों पर भली भांति प्रकट कर सकता है। यानी आप ये बात जान सकते हो कि जब दो व्यक्ति आपस में एक दूसरे से बात करते हैं तो वो एक भाषा के रूप में ही करते हैं, और दूसरों के विचार आप स्पष्टतया समझ सकते हैं। यह कामता प्रसाद गुरु के अनुसार कथन है। दूसरे शब्दों में शब्दों के सार्थक समूह या संकेत को भाषा कहते हैं। जैसे कोई भी दो शब्द हो या तीन शब्द हो, जैसे वाक्य में कई शब्द होते हैं तो उनका सार्थक शब्द अर्थ आता है, तो उस सार्थक अर्थ को भाषा कहते हैं। दोस्तों इससे स्पष्ट होता है कि भाषा सामाजिक मनुष्य के बीच भावों तथा विचारों को पारस्परिक आदान प्रदान का एक सार्थक माध्यम है। और यहां से कैसे प्रश्न बनते हैं और क्या चीज इंपॉर्टेंट है वो हम आगे पढ़ेंगे। यह हम पहले भाषा को समझने के लिए थोड़ा पढ़ रहे हैं, जिससे आप भाषा को समझ सको। भाषा जो है वाक्यों से, वाक्य शब्दों से एवं शब्द मूल ध्वनियों से बनते हैं, और इस प्रकार जो है वाक्य शब्द और मूल ध्वनियां ही भाषा का प्रमुख अंग है। यहां से एक प्रश्न बनेगा कि भाषा के प्रमुख अंग क्या है, तो आंसर होगा वाक्य शब्द और मूल ध्वनियां। दोस्तों इसी के संदर्भ में कुछ विशिष्ट भाषा वैज्ञानिकों द्वारा दी गई परिभाषाओं से भाषा का स्वरूप और स्पष्ट हो जाता है। जैसे क्रोचे के अनुसार
तो भाषा सीमित और व्यक्त ध्वनियों का नाम है जिसे हम अभिव्यक्ति के लिए संगठित करते हैं। भाषा मनुष्य के बीच संचार व्यवहार के माध्यम के रूप में एक प्रतीक व्यवस्था है। तीसरा पॉइंट है, जिन ध्वनि चिन्हों द्वारा मनुष्य परस्पर विचार विनिमय करता है उसको समष्टि रूप से भाषा कहते हैं। ये डॉक्टर बाबूराम सक्सेना के अनुसार है कथन। भाषा निश्चित पर्यटन के फलस्वरूप मनुष्य के मुख से निकली वह सार्थक ध्वनि है जिसका विश्लेषण और अध्ययन हो सके। डॉक्टर भोलानाथ तिवारी। और फ्रेंड्स, यहाँ से कैसे प्रश्न बनते हैं वो हम आगे पढ़ेंगे, बस आप वीडियो को एंड तक देखते रहे। नेक्स्ट है भाषा की परिभाषा विशेषताएं। तो भाषा जो है वो प्रतीकात्मक है, भाषा विनिमय ध्वनिमय है, भाषा का संबंध मनुष्य से है, भाषा परिवर्तनशील है, भाषा की क्षेत्रीय सीमा होती है, यह भी आपको याद रखना है। आप जानते हैं फ्रेंड्स भाषा की प्रकृति। तो भाषा नदी के जल के समान सदा चलती एवं बहती रहती है। जिस प्रकार से नदी धरातल के अनुसार अपने स्वरूप को ग्रहण करती है। फ्रेंड्स, मैं आपको बता दूं, जिस प्रकार से मैंने ये वीडियो में रखे हैं शब्द, या जिस प्रकार से आप वीडियो में पढ़ रहे हैं, आप इसे अपने नोट्स बुक में नोट्स के रूप में लिख लेना और आप बहुत अच्छे से उसे लिखे हुए को समझ पाओगे, क्योंकि लिखा हुआ बहुत अच्छे से याद हो जाता है। ठीक उसी प्रकार से भाषा भी देश काल एवं सामाजिक परिस्थितियों के अनुरूप अपना स्वरूप विकास करती है। यहाँ से एक बात आपको यह समझनी है कि जैसे नदी के समान जल सदा चलता और बहता रहता है, उसी प्रकार से भाषा भी चलती रहती है और ये देश काल एवं सामाजिक परिस्थितियों के अनुरूप अपना स्वरूप बदलती रहती है। भाषा के अपने आंतरिक या स्वभाव को भाषा की प्रकृति कहते हैं। दोस्तों, यहां से प्रश्न बनने स्टार्ट होते हैं एग्जाम में। जैसे भाषा के रूप, तो प्रत्येक देश में भाषा के 3 रूप उभर कर सामने आते हैं जो निम्नलिखित है। पहला है बोलिया, परिनिष्ठित भाषा, राष्ट्रभाषा या राजभाषा। ये भाषा के रूप है। अभिव्यक्ति यानी प्रत्यक्ष की दृष्टि से भाषा के 3 रूप है। वो कौन कौन से हैं? मौखिक भाषा, तो ये पहले भी एग्जाम में पूछा गया है। परिचर्चा अर्थात विस्तृत व्याख्या भाषा का मौखिक रूप है। तो यहां से प्रश्न बनेगा कि परिचर्चा अर्थात विस्तृत भाषा भाषा का कैसा रूप है? तो आंसर होगा मौखिक भाषा। लिखित भाषा, तो लिखित भाषा क्या होती है वो जान लेते हैं। तो भाषा का वह रूप जिसमें अक्षरों या चिन्हों की सहायता से हम अपने विचारों को लिखकर प्रकट करते हैं उसे लिखित भाषा कहते हैं। जैसे आप कोई लेख लिखोगे या पत्र लिखोगे तो वो लिखित भाषा के अंतर्गत आती है। निबंध, कहानी, जीवनी आदि। नेक्स्ट है सांकेतिक भाषा। सांकेतिक भाषा क्या होती है? जिन संकेतों के द्वारा बच्चे, गूंगे, बहरे अपनी बात दूसरों को समझाते हैं उन्हें सांकेतिक भाषा कहते हैं। यानी इशारों में की गई कोई भी भाषा सांकेतिक भाषा कहलाती है। अब दोस्तों, मौखिक भाषा को हम अच्छे से समझ लेते हैं। तो मौखिक भाषा जो है वो भाषा की सबसे छोटी इकाई ध्वनि एवं लिखित भाषा की सबसे छोटी इकाई वर्ण है। तो यहां से प्रश्न बनेगा कि मौखिक भाषा की सबसे छोटी इकाई क्या है? तो आंसर होगा ध्वनि। और फ्रेंड्स, लिखित भाषा की सबसे छोटी इकाई क्या है? वो है वर्ण। जबकि भाषा की जो सबसे छोटी इकाई है वो वर्ण या अक्षर कहलाती है। अब वर्ण क्या होता है वो जान लेते हैं। ये सब आप बहुत अच्छे से याद कर लेना, पढ़ लेना। इनसे एग्जाम में प्रश्न 100% बनते हैं। और फ्रेंड्स, कोई भी एग्जाम हो, आपको सभी एग्जाम में इस टॉपिक से यानी इस चैप्टर से प्रश्न देखने को मिलेंगे। तो वर्ण क्या होता है? तो ध्वनि के लिखित रूप को वर्ण कहते हैं एवं वर्णों को लिखने के लिए जिन चिन्हों की आवश्यकता होती है उन्हें लिपि या लिपि चिन्ह कहते हैं। ये पहले भी एग्जाम में पूछा गया है। और कैसे पूछा जाता है? ये ऐसे पूछा जाता है जैसे वर्णों को लिखने के लिए जिन चिन्हों की आवश्यकता होती है उन्हें क्या बोला जाता है? तो आंसर होगा लिपि या लिपि चिन्ह। तो इनका जो सही क्रम है वो इस प्रकार है। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले आती है ध्वनि, फिर वर्ण, फिर शब्द के बाद पद बनता है, पद के बाद वाक्य बनता है, फिर अनविंती बनती है। और ये होती क्या क्या है तो इसे हम डिटेल से आगे पढ़ेंगे। जिनमें सबसे पहले हम शब्द के बारे में जान लेते हैं कि शब्द होता क्या है। तो वर्णों का सार्थक क्रम जो निश्चित अर्थ दे उसे शब्द कहते हैं।
भाषा की लघुत्तम सार्थक इकाई शब्द है। जैसे फ्रेंड्स कमल, इसमें 3 वर्ण है और ये एक सार्थक क्रम में है और ये 3 वर्ण क में ल जुड़कर एक सार्थक शब्द बना, तो ये क्या हुआ, एक शब्द हुआ। इस प्रकार से वर्णों का सार्थक क्रम शब्द कहलाता है। अब नेक्स्ट है पद। पद क्या होता है, तो सार्थक वर्ण समूह शब्द कहलाता है और जब यही शब्द वाक्य में प्रयुक्त होता है तब इसे पद कहते हैं। ये सब एग्जाम में पूछे जाने वाले पॉइंट्स है, आप इन्हें बहुत अच्छे से समझ लेना। जैसे मोहन क्रिकेट खेलता है, मोहन तो एक शब्द हो गया, क्रिकेट एक शब्द हो गया और खेलता है ये भी एक शब्द है और है भी एक शब्द है। और फ्रेंड्स इन्हें आपस में जोड़कर एक वाक्य बना, तो ये जो वाक्य बना है ये वाक्य में शब्द प्रयुक्त होकर इसे पद कहलाता है। तो ये सब एक पद के रूप में है, यानी यहाँ ये शब्द जो है वो वाक्य में आ रहे हैं, तो ये शब्द वाक्य में आकर पद कहलाते हैं और ये वाक्य में न होते तो एक शब्द कहलाते। यह आपको याद रखना है। फ्रेंड्स यह वाक्य 4 शब्दों से बना है परंतु वाक्य में प्रयुक्त होने पर यह शब्द पद कहलाते हैं। वाक्य, अब वाक्य क्या होता है यह जान लेते हैं। 2 या 2 से अधिक शब्दों के सार्थक समूह जो निश्चित अर्थ प्रदान करते हैं उन्हें वाक्य कहते हैं। यानी जो 2 या 3 या 4 शब्द आपस में जुड़कर जो सार्थक अर्थ देंगे वो वाक्य कहलाते हैं। फ्रेंड्स यह आपको याद रखना है कि एक शब्द के द्वारा वाक्य नहीं बन सकता। नोट वाक्य का कोई ना कोई अर्थ जरूर होता है, जो शब्द आपस में मिलकर कोई अर्थ न निकाल ले वह वाक्य नहीं हो सकता। भाषा की पूर्णतम इकाई क्या है, तो वो है वाक्य। यह आपको याद रखना है, कंफ्यूजन वाला सवाल है, क्वेश्चन है कि भाषा की पूर्णतम इकाई क्या है, तो पूर्णतम इकाई है वाक्य। यहां से एग्जाम में प्रश्न बनते हैं। जैसे मोहन कल विद्यालय जाएगा। फ्रेंड्स यदि इसे समझ लेते हैं कि वाक्य कैसे बना। यदि अगर इसे ऐसे लिखा जाता जैसे जाएगा विद्यालय मोहन कल, इस रूप में लिखा जाता तो ये वाक्य नहीं कहलाता बल्कि यह शब्द समूह कहलाता है। क्यों कहलाएगा शब्द समूह, क्योंकि ये 4 शब्द है और आपस में जुड़े हुए हैं सब एक दूसरे के साथ, तो इसलिए यह शब्द समूह कहलाता है। यहाँ कोई अर्थ नहीं दे रहा है तो यह वाक्य नहीं है। अब हम अन्विति के बारे में जान लेते हैं। तो अन्विति क्या होती है। अन्विति के अंतर्गत लिंग, वचन, पुरुष और काल के अनुसार शब्दों में परस्पर संबंध स्थापित किया जाता है और यह संबंध कर्ता और क्रिया, कर्म और क्रिया, संज्ञा और सर्वनाम तथा विशेषण और विशेष्य में होता है। यह भी आपको याद रखना है। यहां से प्रश्न बनेगा कि कर्ता और क्रिया, कर्म और क्रिया, संज्ञा और सर्वनाम तथा विशेषण और विशेष्य में जो संबंध होता है वो अन्विति के कारण होता है। अब हम भाषा विकास के विविध रूप के बारे में जानते हैं। इसमें पहला जो है वो है बोली। तो बोली भाषा के जिन रूपों का प्रयोग साधारण जनता अपने समूह या घरों में करती है उसे बोली कहा जाता है। या भौगोलिक दृष्टि से भाषा के क्षेत्रीय रूप को बोली कहा जाता है। यह पहले पूछा गया पॉइंट्स है एग्जाम में। यहां से यह पूछा गया था कि भाषा के क्षेत्रीय रूप को क्या कहा जाता है, तो आंसर है बोली। या किसी सीमित क्षेत्र में रहने वालों की घरेलू बोलचाल की भाषा ही बोली है। इसमें स्थानीयता का प्रभाव स्पष्ट होता है। अब नेक्स्ट है दोस्तों विभाषा या उपभाषा। तो ये क्या होती है, तो जब कोई बोली अपने भौगोलिक विस्तार के कारण किसी प्रांत या उपप्रांत में प्रचलित हो जाती है उसे विभाषा या उपभाषा कहा जाता है। ऐसा कहा जा सकता है कि बोली का बड़ा एवं विस्तृत रूप विभाषा है। यानी कोई भी बोली हो, जैसे कोई घर में बोली जाती हो या किसी जनजाति में बोली जाती हो और वो किसी प्रांत या उपप्रांत में प्रचलित हो जाए तो वह फिर विभाषा या उपभाषा के अंतर्गत आ जाती है। नेक्स्ट है परिनिष्ठित भाषा। तो किसी भाषा को जब व्याकरण से परिष्कृत किया जाता है तब वह परिनिष्ठित भाषा बन जाती है। या जब कोई भी विभाषा अपने सुव्यवस्थित व्याकरण के साथ सभ्य एवं शिक्षित वर्ग के दैनिक व्यवहार में प्रयुक्त होने लगती है तब वह परिनिष्ठित भाषा कहलाती है। तो यहाँ आपको याद रखना है कि
जो शिक्षित वर्ग के अंतर्गत बोली जाने वाली भाषा है वो परिनिष्ठित भाषा कहलाती है। आज की खड़ी बोली हिंदी लगभग 200 साल पहले एक बोली ही तो थी, लेकिन आज हिंदी परिनिष्ठित भाषा है, जिसका उपयोग भारत में सभी स्थानों पर होता है। फ्रेंड्स, यहाँ से कैसे क्वेश्चन बनते हैं, जो मैं आपको पढ़ा रहा हूँ थ्योरी वाइज, ये इसलिए पढ़ा रहा हूँ ताकि आप इस टॉपिक को बहुत अच्छे से समझ सको। वो हम आगे पढ़ेंगे। इनमें से सब में से प्रश्न पहले एग्जाम में पूछे गए हैं, वो आप इसी वीडियो में देखकर और कुछ प्रैक्टिस सेट में देखकर समझ जाओगे कि जो मैं आपको पढ़ा रहा हूँ यह कितने इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है। नेक्स्ट है, जो भाषा मुख्यतः साहित्य रचना के लिए प्रयुक्त की जाती है उसे साहित्यिक भाषा कहते हैं। साहित्यिक भाषा बोलचाल की भाषा से भिन्न तथा परिनिष्ठित भाषा के निकट होती है। अब नेक्स्ट है विशिष्ट भाषा। विशिष्ट भाषा क्या होती है, तो जो भाषा विभाषा एवं परिनिष्ठित भाषा से सर्वथा भिन्न, इन यानी कि इन तीनों से अलग होती है, विविध व्यवसाय अथवा कार्यों की शब्दावली से निर्मित होती है, उसे विशिष्ट भाषा कहते हैं। जैसे कानून की भाषा, ये भी एक विशिष्ट भाषा के अंतर्गत आती है। कैसे प्रश्न बनेगा, आपको 4 ऑप्शन दिए जाएंगे और कहा जाएगा कि विशिष्ट भाषा के अंतर्गत आने वाली भाषा क्या है, तो उसमें 4 ऑप्शन मिलेंगे, जिसमें कानून की भाषा होगा या अदालतों एवं उच्च न्यायालय होगा। जो भाषा इन जगह में व्यवहार में लाई जाती है यह विशिष्ट भाषा कहलाई जाती है। यह आपको याद रखना है। नेक्स्ट है दोस्तों राजभाषा। तो राजभाषा क्या होती है, तो जो भाषा किसी राष्ट्र द्वारा संवैधानिक रूप से सरकारी कामकाज के लिए स्वीकार कर ली जाती है तथा जिस भाषा में सरकार अपना सारा कार्य एवं सभी सूचनाएं को प्रसारित करती है उसे राजभाषा कहते हैं। यानी आपको याद रखना है कि कोई भी जो अधिसूचना सरकार के द्वारा जारी होती है वो राजभाषा के अंतर्गत आती है। और हिंदी भाषा जो है वो भारत सरकार की राजभाषा है, जो भारतीय संविधान द्वारा स्वीकृत है। यहाँ से कई बार एग्जाम में प्रश्न बना है कि भारत सरकार की राजभाषा क्या है, तो आंसर होगा आपका हिंदी। राष्ट्रभाषा के बारे में जानते हैं, तो जो भाषा किसी राष्ट्र के भिन्न 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 भाषा भाषियों के पारस्परिक विचार विनिमय का सशक्त माध्यम बन जाती है उसे राष्ट्रभाषा कहते हैं। फ्रेंड्स, जैसे जैसे मैंने इन पॉइंट्स को इस वीडियो में रखा है आप इसे ऐसे ही अपने नोटबुक में लिख लेना और इसी प्रकार से याद कर लेना। और कैसे प्रश्न बनते हैं ये आप मेरी वीडियो में दूसरी प्रैक्टिस सेट में देखकर समझ जाओगे और आप इसे फिर देखोगे कि हाँ मैंने जो आपको पढ़ा रहा हूँ बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट है अंतर्राष्ट्रीय भाषा। अंतर्राष्ट्रीय भाषा क्या होती है, तो जो भाषा विभिन्न राष्ट्रों के बीच विचार विनिमय तथा पत्र व्यवहार में लाई जाती है उसे अंतर्राष्ट्रीय भाषा कहते हैं। जैसे अंग्रेजी भाषा अनेक राष्ट्रों में रहने वाले लोगों में व्यापक रूप से बोली व समझी जाती है। फ्रेंड्स, ये आपको याद रखना है कि जैसे दो देश हो गए, तो दो देशों में जो रहते हैं लोग उनके बीच जो भाषाएं प्रयुक्त होती है उनमें ज़्यादातर अंग्रेजी प्रयुक्त होती है, तो ये भाषा अंतर्राष्ट्रीय भाषा कहलाती है। अब हम भाषा के अंग के बारे में जानते हैं। ये पहले पूछा गया है कि भाषा के 5 अंग होते हैं। क्या क्या होते हैं, ध्वनि, शब्द, रूप, वाक्य और अर्थ। ये भाषा के अंग है जो आपको याद रखना है। नेक्स्ट, भाषा में परिवर्तन या विकास के कारण। तो फ्रेंड्स, भाषा में परिवर्तन या विकास के कारण को 2 वर्गों में बांटा जा सकता है। एक तो है बाह्य और दूसरा है आंतरिक। बाह्य कारणों में प्रमुख निम्नवत है, जैसे भौगोलिक, ऐतिहासिक, सांस्कृतिक, साहित्यिक, सामाजिक और व्यक्तिक। फ्रेंड्स, आपको ये पढ़कर अभी थोड़ा एक बोर टाइप का महसूस हो रहा होगा, लेकिन आप वीडियो के एंड तक बने रहे। यहाँ से कैसे प्रश्न बनते हैं वो भी मैंने रखे हैं, और सबसे ज्यादा जो प्रश्न बनते हैं वो कहाँ से बनते हैं वो भी मैं आगे बताऊंगा। और नेक्स्ट है आंतरिक कारणों में जो है वो प्रमुख निम्नवत है, जैसे प्रयत्न, लाघव, अज्ञान, बल, जानबूझकर परिवर्तन, सहज विकास और सादृश्य। दोस्तों, मेन जो एग्जाम में प्रश्न बनते हैं वो यहीं से बनते हैं। बस आपको यहाँ से बहुत अच्छे से इस टॉपिक को पढ़ लेना है और याद कर लेना है। जैसे डॉक्टर गिरियर्सन ने भारत ईरानी आर्य भाषा को 3 उपवर्गों में बांटा है, तो आपको याद रखना है कि भारतीय
ईरानी आर्य भाषा जो बटी है वो कितने वर्गों में बटी है, तो ये बटी है 3 वर्गों में, जैसा ईरानी, दरद और भारतीय आर्य भाषा। और भारत में कौन सी भाषा बोली जाती है वो भी हम पढ़ेंगे, और ईरानी भाषा क्या होती है, दरद भाषा क्या होती है, ये भी हम पढ़ेंगे। तो फ्रेंड्स पहले हम भारत के अंतर्गत बोली जाने वाली भाषा को पढ़ लेते हैं, जो कि है भारतीय आर्य भाषा। तो भारतीय आर्य भाषा को 3 कालों में विभक्त किया जा सकता है। वे कौन कौन से 3 काल है, तो जिनमें पहला है प्राचीन भारतीय आर्य भाषा, दूसरा है मध्यकालीन भारतीय आर्य भाषा और तीसरा है आधुनिक भारतीय आर्य भाषा। तो यहाँ से पहले प्रश्न एग्जाम में ये बने हुए हैं कि भारतीय आर्य भाषा को कितने कालों में बांटा गया है, तो ये बांटा गया है 3 कालों में। और फ्रेंड्स इन कालों का समय क्या है जो सबसे ज्यादा एग्जाम में पूछा जा सकता है और पूछा जाता भी है, तो वो है प्राचीन भारतीय आर्य भाषा का जो समय है वो है 1500 ईस्वी से 500 ईसा पूर्व तक, यानी कि प्राचीन भारतीय आर्य भाषा 1500 ईसा पूर्व से 500 ईसा पूर्व तक की है। जिसके अंतर्गत कौन कौन सी भाषा आती है, तो वो आती है वैदिक संस्कृत, जिसका अन्य नाम है छांटस, यानी कि एग्जाम में प्रश्न पूछा जाता है कि वैदिक संस्कृत का अन्य नाम क्या है, तो आंसर होगा छांटस। और वैदिक संस्कृत का जो प्रयोग किया था वो क्या था, यास्क पाणिनि के द्वारा 1500 से 1000 ईसा पूर्व तक। फ्रेंड्स नेक्स्ट आती है लौकिक संस्कृत, जिसका अन्य नाम संस्कृत भाषा है और इसका प्रयोग है 1000 से 500 ईसा पूर्व तक। नेक्स्ट है मध्यकालीन आर्य भाषा। फ्रेंड्स आप इस टॉपिक से रिलेटेड प्रैक्टिस सेट या पिछली परीक्षाओं में पेपर को उठाकर देख लेना, यानी कि मेरी वीडियोस जो प्रैक्टिस सेट है उससे पहले भी आपको सभी के सभी प्रश्न इन्हीं वीडियो से मिलेंगे, इससे बाहर नहीं मिलेंगे, चाहे तो आप इस बात को मेरी आजमा लेना। तो मध्यकालीन आर्य भाषा का जो समय है वो 500 ईसा पूर्व से 1000 ईसा पूर्व है, और ये आप को मैं इस वीडियो में भी दिखाऊंगा कि किस प्रकार से एग्जाम में पहले प्रश्न यहाँ से पूछे गए हैं। तो मध्यकालीन आर्य भाषा के अंतर्गत पाली भाषा आती है एक, तो जिसका अन्य नाम है प्रथम प्राकृत, इसका प्रयोग काल है 500 ईसा पूर्व से 1 ईस्वी तक। और पाली के बारे में जो विशेष बातें हैं वो है कि यह भारत की प्रथम देश भाषा है। एग्जाम में प्रश्न बनेगा कि भारत की प्रथम देश भाषा क्या है, तो आंसर होगा पाली। और दूसरा है भगवान बुद्ध के सारे उपदेश जो हैं दोस्तों वो पाली भाषा में है। नेक्स्ट भाषा जो आती है इसके अंतर्गत प्राकृत आती है, जिसका नाम अन्य द्वितीय प्राकृत है, ये 1 ईस्वी से 500 ईस्वी तक प्रयोग काल के अंतर्गत आती है। और प्राकृत की जो विशेषता है, तो महावीर स्वामी के सारे उपदेश प्राकृत भाषा में हैं। तीसरी भाषा आती है दोस्तों इसमें अपभ्रंश, जिसे तृतीय प्राकृत कहा जाता है। 500 से 1000 ईसा पूर्व तक इसका ईस्वी तक इसका काल है, और अवहट 900 से 1100 ईस्वी तक का काल है। इसे संक्रमणकालीन और संक्रांतिकालीन भाषा कहते हैं। अब दोस्तों नेक्स्ट है तीसरी आर्य भाषा जो है आधुनिक भारतीय आर्य भाषा, जो 1000 ईस्वी से अब तक की भाषा है, जिसमें प्राचीन हिंदी, मध्यकालीन हिंदी और आधुनिक कालीन हिंदी, ये 3 हिंदी आती है। प्राचीन हिंदी का समय है 1100 ईस्वी से 1400 ईस्वी तक, मध्यकालीन हिंदी का समय है 1400 ईस्वी से 1850 ईस्वी तक, और आधुनिक कालीन हिंदी का जो समय है वो 1850 ईस्वी से अब तक का समय है। तो फ्रेंड्स जो एग्जाम में प्रश्न बनते हैं वो ये प्रश्न ज्यादा बनते हैं, जैसे हिंदी जो है वो आधुनिक भारतीय आर्य भाषा के अंतर्गत आती है। प्रश्न बनेगा कि हिंदी किस भाषा के अंतर्गत आती है, तो आंसर होगा भारतीय आर्य भाषा। और फ्रेंड्स ये प्रश्न कई बार एग्जाम में बना है कि आदि हिंदी की आदि जननी क्या है, तो आंसर है संस्कृत। सबसे पहली जो भाषा है वो संस्कृत है, यह भी आपको याद रखना है। फिर पाली, फिर प्राकृत। तो संस्कृत पाली प्राकृत भाषा से होती हुई अपभ्रंश तक पहुंचती है, फिर अपभ्रंश अवहट से गुजरती हुई प्राचीन प्रारंभिक हिंदी का रूप ले लेती है। यानी कि सबसे पहले संस्कृत थी, फिर संस्कृत के बाद पाली हुई, पाली से प्राकृत हुई, फिर अपभ्रंश तक हुई, अपभ्रंश के बाद अवहट, फिर ये दोस्तों हिंदी हुई। सामान्यतः हिंदी भाषा के इतिहास का जो आरंभ है वो अपभ्रंश से माना जाता है, यह भी आपको याद रखना है। अब है हिंदी का विकास क्रम, इसके बारे में जान लेते हैं। तो हिंदी का विकास क्रम क्या है, संस्कृत पाली प्राकृत अपभ्रंश अवहट प्राचीन हिंदी, यह
जो क्रम है वो एग्जाम में पूछा हुआ क्रम है। इन सभी भाषा की जो आदि जननी है वो दोस्तों संस्कृत है। वो क्यों है? क्योंकि सबसे पहली भाषा जो है वो संस्कृत है। क्योंकि सबसे पहली भाषा संस्कृत है और संस्कृत से ही यह अन्य भाषा बनी है। अब हम अपभ्रंश के बारे में जान लेते हैं। अपभ्रंश भाषा का जो विकास हुआ था वो 500 से 1000 ईस्वी के मध्य हुआ। और अपभ्रंश में साहित्य का जो आरंभ हुआ था दोस्तों वो 8वीं सदी में हुआ था स्वयंभू कवि से, जो 13वीं शताब्दी तक जारी रहा। अपभ्रंश जो है अप प्लस भ्रंश प्लस हान शब्द का यों तो शब्द है पतन, यानी कि अपभ्रंश शब्द का जो अर्थ होता है वो पतन होता है, किंतु अपभ्रंश साहित्य से अभिष्ट है। प्राकृत भाषा से विकसित भाषा विशेष का साहित्य। एग्जाम में ये प्रश्न बनता है अपभ्रंश के प्रमुख रचनाकार क्या है, तो ये है स्वयंभू, जिन्हें अपभ्रंश का वाल्मीकि भी कहते हैं। और दोस्तों अपभ्रंश जो है वो बिगड़ा हुआ रूप होता है, यह भी आपको याद रखना है। और ये तो कई कई बार एग्जाम में पूछा गया है और अधिकतर यही पूछा जाता है जो आप पढ़ोगे। जैसे अपभ्रंश से आधुनिक भारतीय आर्य भाषाओं का विकास, तो यहां से कैसे प्रश्न बनेगा? आपको दे देगा कि पश्चिमी हिंदी किस अपभ्रंश के अंतर्गत आती है, तो आंसर होगा सौर सैनी। तो आपको याद रखना है कि सौर सैनी अपभ्रंश के अंतर्गत कौन कौन सी भाषाएं आती है। तो ये उपभाषाएं हैं जो पश्चिमी हिंदी, राजस्थानी हिंदी और गुजराती हिंदी। अर्धमागधी के अंतर्गत पूर्वी हिंदी आती है। और दोस्तों मागधी अपभ्रंश के अंतर्गत बिहारी, उड़िया, बांग्ला और असमिया ये भाषाएं आती है। और यहां से कैसे प्रश्न बनते हैं ये भी हम इसी वीडियो में पढ़ेंगे। और जो आपको समझ में ना आएगा वो हम प्रैक्टिस सेट में बिल्कुल आपको समझा देंगे। नेक्स्ट अपभ्रंश है खस, जिससे पहाड़ी भाषा का विकास हुआ, यह भी सौर सैनी से प्रभावित है। ब्राह्मण अपभ्रंश पंजाबी और सिंधी भाषा का विकास हुआ, यह भी सौर सैनी से प्रभावित है। और दोस्तों महाराष्ट्रीय अपभ्रंश जो है इससे मराठी भाषा का विकास हुआ। अब हम अवहट के बारे में जान लेते हैं। तो अवहट जो है वो अपभ्रष्ट शब्द का विकृत रूप है, यानी कि अवहट जो बना है वो अपभ्रंश से बना है। अवहट को अपभ्रंश का अपभ्रंश या परिवर्ती अपभ्रंश कह सकते हैं। अवहट जो है वो अपभ्रंश और आधुनिक भारतीय आर्य भाषाओं के बीच की संक्रमणकालीन या संक्रांतिकालीन भाषा है। एग्जाम में प्रश्न बनेगा कि अपभ्रंश और आधुनिक भारतीय आर्य भाषाओं के बीच की संक्रमणकालीन भाषा क्या है, तो आंसर होगा अवहट। अवहट का जो काल है दोस्तों वो 900 से 1100 ईस्वी तक का निर्धारित किया जाता है। और अवहट का साहित्य में प्रयोग 14वीं सदी तक होता जा रहा है। अब्दुल रहमान, दामोदर पंडित, ज्योतिरीश्वर ठाकुर, विद्यापति आदि रचनाकारों ने अपनी भाषा को अवहट या अवहट्ट कहा है। देश की भाषा जो है सब लोगों के लिए मीठी है, इसे अवहट्टा कहा जाता है, यह भी आपको याद रखना है। और दोस्तों अपभ्रंश और हिंदी के बीच की कड़ी के रूप में भाषा का एक और रूप प्राप्त होता है, जिसे विद्वान अवहट नाम देते हैं। अवहट नाम का स्पष्ट रूप से उल्लेख विद्यापति की कीर्तिलता में मिलता है। तो एक प्रश्न तो यही बनेगा कि कीर्तिलता के लेखक कौन है, तो यह है विद्यापति। और विद्यापति की किस रचना में अवहट नाम का स्पष्ट रूप से उल्लेख मिलता है, तो ये मिलता है कीर्तिलता में। दोस्तों मैं आपको बता दूं जो आपका एग्जाम होगा उसमें हिंदी दो भागों में पूछी जाती है। एक तो सामान्य हिंदी जिसके अंतर्गत वर्णमाला, हिंदी की बोलियां, रस, अलंकार, छंद। और दूसरी होती है साहित्य हिंदी जिसके अंतर्गत हिंदी के पुरस्कार, रचना, कवि, हिंदी में प्रथम, जीवनी, कहानी, उपन्यास ऐसे पूछा जाता है। तो उससे संबंधित हम 12 महत्वपूर्ण क्लासों में 800 प्लस प्रश्नों को पढ़ चुके हैं, जो आप हमारे चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर आप देख सकते हो। और फ्रेंड्स आप उन सभी वीडियो को अटेंड कर लेना, क्योंकि मैं उनमें आपको 3 से 4 हजार प्रश्न पढ़ाऊंगा। जो भी मैं क्लास में पढ़ाऊंगा साहित्य हिंदी की, सब क्लास आप क्रम वाइज अटेंड कर लेना। आपका एक भी क्वेश्चन उससे बाहर नहीं जाएगा और ना ही आपको कोई किताब लेने की आवश्यकता पड़ेगी। फ्रेंड्स यहाँ से कैसे प्रश्न बने हुए हैं एग्जाम में वो आप देख सकते हो। तो भाषा परिवार के आधार पर जो है वो हिंदी भारोपीय परिवार की भाषा है।
ये प्रश्न कैसे बनता है? ये ऐसे बनता है, यूपीएसआई 2021 में पूछा हुआ प्रश्न है कि हिंदी इनमें से किस भाषा परिवार के अंतर्गत आती है? तो आपका आंसर होगा भारोपीय। नेक्स्ट है, भारत में 4 भाषा परिवार हैं। तो वे 4 भाषा परिवार कौन कौन से हैं? तो एक है भारोपीय, दूसरा है द्रविड़, तीसरा है ऑस्ट्रिक और चौथा है चीनी तिब्बती। अब बोलने के आधार पर भारोपीय परिवार जो है दोस्तों वो सबसे बड़ा परिवार है। ये कितने कितने जो भाषा परिवार है कितने परसेंट लोग इनके अंतर्गत आते हैं? तो 73% भारोपीय के अंतर्गत, द्रविड़ के अंतर्गत 25%, ऑस्ट्रिक के अंतर्गत 1.7% और चीनी तिब्बती 0.7%। हिंदी भाषा का जो प्रादुर्भाव हुआ है वो 1000 ईस्वी के आसपास माना जाता है। अपभ्रंश भाषा का जो दोस्तों विकास है वो 500 से 1000 ईस्वी के मध्य हुआ है। हिंदी जो है वो फारसी भाषा का शब्द है। ये कई बार एग्जाम में पूछा गया है और कंफ्यूजन वाला सब क्वेश्चन है। जैसे हिंदी किस भाषा का शब्द है? तो ज्यादातर जो स्टूडेंट होते हैं वो हिंदी का ही शब्द लगाते हैं या संस्कृत लगा देते हैं। तो दोस्तों आपको याद रखना है हिंदी फारसी भाषा का शब्द है। हिंदी शब्द का जो जन्म हुआ है वो संस्कृत भाषा के सिंधु शब्द से हुआ है एवं हिंदी शब्द का पहला प्रयोग ईरान के निवासियों ईरानियों ने किया था। यह भी पूछा हुआ प्रश्न है। हिंदी भाषा की मूल उत्पत्ति शौरसेनी अपभ्रंश से मानी जाती है। अगर आपसे पूछा जाए कि हिंदी की आदि जननी क्या है तो आंसर होगा संस्कृत, और मूल उत्पत्ति पूछी जाए तो आंसर होगा शौरसेनी अपभ्रंश। जैसे हिंदी की मूल उत्पत्ति किससे मानी जाती है? तो फ्रेंड्स ये लोअर फर्स्ट परीक्षा 2019 का पूछा हुआ क्वेश्चन है। तो आंसर है शौरसेनी अपभ्रंश। और अपभ्रंश को हिंदी की जननी कहा जाता है, यह भी आपको याद रखना है। और आदि जननी की बात पूछी जाए जैसे ये है, तो हिंदी की आदि जननी दोस्तों संस्कृत है, यह आपको विशेष ध्यान रखना है। भाषा की सबसे प्राचीन भाषा भारत की दोस्तों वो संस्कृत है। जैसे आप इस क्रम के अनुसार पढ़ सकते हो, जैसे संस्कृत के बाद पाली, फिर प्राकृत, फिर अपभ्रंश अवहट, फिर प्राचीन और प्रारंभिक हिंदी। संस्कृत को दोस्तों आर्य भाषा या आदि जननी या देव भाषा या देववाणी भी कहते हैं। प्रश्न बनेगा कि आदि जननी, देव भाषा या देववाणी किसे कहा जाता है? तो आंसर होगा संस्कृत। ध्यान दे अपभ्रंश में केवल 8 स्वर थे। दोस्तों अगर आपसे पूछा जाए एग्जाम में कि अपभ्रंश में केवल स्वर कितने हैं तो आंसर होगा 8 अपभ्रंश के अनुसार। वो कौन कौन से हैं? ए आ ई उ, बड़ा ऊ, ए ओ। और इन्हीं 8 स्वरों को मूल स्वर भी कहा जाता है, यह आपको याद रखना है। किंतु आदिकालीन हिंदी में 2 नए स्वर जैसे ए और औ भी विकसित हो गए, ये संयुक्त स्वर है। यह भी हम आगे वर्णमाला में पढ़ेंगे कि कौन सा वर्ण स्वर किसके अंतर्गत आता है। आपका एक एक क्वेश्चन बहुत अच्छे से कंप्लीट करा दूंगा, वो आप वीडियो देख लेना। और दोस्तों अपभ्रंश में डेड है, व्यंजन नहीं थे, इनका विकास आदिकाल में हुआ है। तो ये प्रश्न बनेगा कि अपभ्रंश में कौन से व्यंजन नहीं थे? तो आंसर होगा डे और ढे। अब दोस्तों हिंदी के विविध नाम के बारे में हम जानते हैं। तो हिंदी के क्या क्या अन्य नाम हैं? तो मध्यकाल में मध्य प्रदेश के हिंदुओं की जो भाषा थी वो हिंदवी, हिंदुई, जबान ए हिंदी और दहलवी थी। कबीर, सूरदास, तुलसीदास, केशवदास, विद्यापति ने भाषा शब्द का प्रयोग भाषा या भाका के रूप में किया है। अगला क्वेश्चन, मध्यकाल में मुसलमान में प्रचलित अरबी फारसी शब्दों से मिश्रित कविता की जो भाषा थी वो रेखता थी। तो फ्रेंड्स यहां से क्वेश्चन पहले भी पूछा गया है ये कि मध्यकाल में मुसलमान में प्रचलित अरबी फारसी शब्दों से मिश्रित भाषा क्या थी? तो आंसर है रेखता। मध्यकाल में दक्कन के मुसलमानों द्वारा फारसी में लिखी जाने वाली भाषा दक्खनी और दक्षिणी थी। हिंदी खड़ी बोली की शैलियां। तो दोस्तों हिंदी खड़ी बोली की जो है वो 3 शैलियां है।
वो शैलियाँ कौन कौन सी है? तो एक तो है हिंदी, शुद्ध हिंदी, उच्च हिंदी, नागरी हिंदी और आर्य भाषा। नेक्स्ट है उर्दू जबान ए उर्दू मुअल्ला। तीसरी है जो काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है और यही एग्जाम में पूछी भी गई है, हिंदी उर्दू के मिश्रित रूप में आम लोगों द्वारा प्रयुक्त हिंदुस्तानी भाषा। ये हिंदी खड़ी बोली की शैलियाँ है। जैसे इनमें से हिंदुस्तानी भाषा का रूप कौन सा है? तो आंसर है हिंदी उर्दू मिश्रित। अब दोस्तों हम हिंदी भाषा का मानकीकरण के बारे में पढ़ेंगे, यानी मानक भाषा क्या होती है। तो मानक भाषा का अभिप्राय है आदर्श, श्रेष्ठ अथवा परिनिष्ठित टकसाली साधु भाषा नागर भाषा से है। जैसे यहां से कैसे प्रश्न बने हैं, तो टकसाली भाषा कहते हैं, तो टकसाली भाषा जो कहते हैं दोस्तों वो कहते हैं परिनिष्ठित भाषा को। मानक भाषा जो है दोस्तों वो मानक हिंदी भी कहलाती है और इसका जो आधार है वो खड़ी बोली है। ये प्रश्न भी एग्जाम में पूछा गया है, मानक हिंदी का आधार क्या है? तो आंसर है खड़ी बोली। नेक्स्ट, मानक भाषा किसी देश अथवा राज्य की वह प्रतिनिधि अथवा तथा आदर्श भाषा होती है जिसका प्रयोग वहां के शिक्षित वर्ग द्वारा अपने सामाजिक, साहित्यिक, सांस्कृतिक, व्यापारिक व वैज्ञानिक तथा प्रशासनिक कार्य में किया जाता है। मानकीकरण यानी मानक भाषा के विकास के 3 सोपान होते हैं। क्या क्या होते हैं? बोली भाषा और मानक भाषा। यह हम आगे समझेंगे। तो भाषा के मानकीकरण का जो संबंध है दोस्तों वो लिखित रूप से है। यह भी एग्जाम में पूछा जाने वाला पॉइंट है। और देखो कैसे पूछा गया है कि भाषा के मानकीकरण का संबंध भाषा के किस रूप से है? तो आंसर है लिखित रूप से। यानी आपको याद रखना है कि किसी भी भाषा को लिखित रूप में मानकीकरण का रूप दिया जाता है। अंग्रेजी में मानक भाषा को स्टैंडर्ड लैंग्वेज कहते हैं, अर्थात किसी भाषा का बोलचाल के स्तर से ऊपर उठकर मानक रूप ग्रहण करना मानकीकरण कहलाता है। अब हम मानक भाषा के तत्व के बारे में जानते हैं। तो मानक भाषा के तत्व होते हैं ऐतिहासिकता, स्वायत्तता, केंद्रोन्मुखता, बहुसंख्यक प्रयोगशीलता, सहजता, बोधगम्यता, व्याकरणिक साम्यता, सर्वविध एक रूपता। यह मानक भाषा के तत्व है। अब दोस्तों हम मानकीकरण के प्रमुख दोषों के बारे में पढ़ेंगे। मानकीकरण का एक प्रमुख दोष यह है कि मानकीकरण करने से भाषा में स्थिरता आने लगती है जिससे भाषा की गति अवरुद्ध हो जाती है। और नेक्स्ट, मानकीकरण की दिशा में प्रमुख कार्य ये हम पढ़ेंगे। तो राजा शिव प्रसाद सितारे हिंद ने कै, ख, ग, ज़, फ 5 अरबी फारसी ध्वनियों के लिए चिन्हों के नीचे नुक्ता लगाने का रिवाज आरंभ किया। यानी आपको याद रखना है कि चिन्हों के नीचे नुक्ता लगाने का जो रिवाज आरंभ किया था वो राजा शिव प्रसाद सितारे हिंद ने किया था। भारतेंदु हरिश्चंद्र ने हरिश्चंद्र मैगजीन के जरिए खड़ी बोली को व्यावहारिक रूप प्रदान करने का प्रयास किया। तो यहां से प्रश्न बनेगा कि खड़ी बोली को हरिश्चंद्र मैगजीन के जरिए व्यावहारिक रूप से रूप प्रदान करने का किसने प्रयास किया? तो आंसर होगा भारतेंदु हरिश्चंद्र। अब नेक्स्ट पॉइंट है दोस्तों, अयोध्या प्रसाद खत्री ने प्रचलित हिंदी को ठेठ हिंदी की संज्ञा दी। तो प्रश्न बनेगा हिंदी को ठेठ हिंदी की संज्ञा किसने दी? तो अयोध्या प्रसाद खत्री ने, तथा इन्होंने खड़ी बोली को पद की भाषा बनाने के लिए आंदोलन भी चलाया। हिंदी भाषा के मानकीकरण की दृष्टि से द्विवेदी युग जो 1900 से 1920 के बीच का समय है, द्विवेदी युग का सर्वाधिक महत्वपूर्ण युग था। द्विवेदी युग के बारे में आप हमारी साहित्य हिंदी की क्लास अटेंड कर लेना, आप एक एक क्वेश्चन बहुत अच्छे से समझ पाओगे और कौन कौन से कवि है वो भी समझ पाओगे। सरस्वती पत्रिका के संपादक महावीर स्वामी, सरस्वती पत्रिका के संपादक जो थे वो महावीर प्रसाद द्विवेदी थे। और दोस्तों इन्होंने खड़ी बोली के मानकीकरण का सवाल सक्रिय रूप से और एक आंदोलन के रूप में उठाया।
युग निर्माता द्विवेदी जी ने सरस्वती पत्रिका के जरिए खड़ी बोली को गढ़ संवारने का कार्य किया। और द्विवेदी जी की प्रेरणा से कामता प्रसाद गुरु ने हिंदी व्याकरण के नाम से एक बृहद व्याकरण लिखा। छायावाद युग का जो समय है वो 1918 से 1936 है। वह छायावाद उत्तर युग जो आधुनिक काल के अंतर्गत आते हैं, यह भी हम साहित्य हिंदी की क्लासों में पढ़ चुके हैं। तो 1936 के बाद में हिंदी के मानकीकरण की दिशा में कोई आंदोलनात्मक प्रयास तो नहीं था, किंतु भाषा का मानक रूप अपने आप स्पष्ट होता चला गया। नेक्स्ट दोस्तों, स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद 1947 के बाद हिंदी भाषा के मानकीकरण पर नए सिरे से विचार विमर्श शुरू हुआ, क्योंकि संविधान ने इसे राजभाषा के पद पर प्रतिष्ठित किया था। हिंदी के मानकीकरण की दिशा में दो संस्थानों का विशेष योगदान रहा है। वे कौन कौन से हैं? तो पहला तो है इलाहाबाद विश्वविद्यालय के हिंदी विभाग के माध्यम से भारतीय हिंदी परिषद का, तथा दूसरा है शिक्षा मंत्रालय के अधीनस्थ केंद्रीय हिंदी निदेशालय का। अब दोस्तों हम भारतीय हिंदी परिषद के बारे में जानते हैं। तो भाषा के सर्वांगीण मानकीकरण का प्रश्न सबसे पहले 1950 में इलाहाबाद विश्वविद्यालय के हिंदी विभाग ने ही उठाया था। डॉक्टर धीरेन्द्र वर्मा की अध्यक्षता में एक समिति गठित की गई, जिसमें डॉक्टर हरदेव बिहारी, डॉक्टर ब्रजेश्वर शर्मा, डॉक्टर माता प्रसाद गुप्त आदि सदस्य थे। इंपोर्टेंट पॉइंट्स ये है कि धीरेन्द्र वर्मा ने देवनागरी लिपि चिन्हों में एकरूपता, हरदेव बिहारी ने वर्ण विन्यास की समस्या, ब्रजेश्वर शर्मा ने हिंदी व्याकरण तथा माता प्रसाद गुप्त ने हिंदी शब्द भंडार का स्तरीकरण विषय पर अपने प्रतिवेदन प्रस्तुत किए। अब हम केंद्रीय हिंदी निदेशालय के बारे में जानते हैं। यहाँ से भी काफी प्रश्न बनते हैं एग्जाम में। तो केंद्रीय हिंदी निदेशालय ने लिपि के मानकीकरण पर अधिक ध्यान दिया। तो आपको यहाँ से प्रश्न मिलेगा कि लिपि के मानकीकरण पर सबसे अधिक ध्यान किसने दिया? तो केंद्रीय हिंदी निदेशालय ने। और देवनागरी लिपि तथा हिंदी वर्तनी का मानकीकरण 1983 ईस्वी को प्रकाशन किया। केंद्रीय हिंदी निदेशालय की जो स्थापना हुई थी वो 1960 में हुई थी, तथा केंद्रीय हिंदी निदेशालय का मुख्यालय दोस्तों वो नई दिल्ली में है। जैसे केंद्रीय हिंदी निदेशालय की स्थापना कब हुई थी? तो आंसर है 1960। और केंद्रीय हिंदी निदेशालय का मुख्यालय कहाँ है? तो दोस्तों इस क्वेश्चन का आंसर है नई दिल्ली। तो दोस्तों अब हमारी जो है वो हिंदी की बोलियां से संबंधित प्रश्न शुरू होते हैं। तो इसमें जो पहले शुरुआत होगी वो हिंदी भाषा क्षेत्र एवं हिंदी भाषी सीमा से होगी, और इसके बाद कौन से क्षेत्र के अंतर्गत कौन सी बोली आती है, कितनी बोली आती है, क्या क्या बोली आती है, वो सभी बोलियां, और यहाँ से सबसे ज्यादा एग्जाम में प्रश्न पूछे जाते हैं। आप कोई भी एग्जाम उठाकर देख लेना, बोलियों से सबसे ज्यादा प्रश्न पूछे जाते हैं। तो ये हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। तो दोस्तों आप हमारी इस क्लास को देखने के लिए अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन पर क्लिक कर लीजिए, जिससे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।